आदरणीय कुलपति महोदय प्रोफेसर एस एस साहब से निवेदन करता हूँ मुख्य वक्ता डॉक्टर जीवन सिंह जी साहब का हमारा माल्यार्पण स्वागत करा रहा मैं श्री अब्दुल सिंह जी साहब से निवेदन करता हूँ कि आज की संगोष्ठी डॉक्टर मलय प्रोफेसर मलय जी पांडे से निवेदन है कि आज की संगोष्ठी के विशेष अतिथि किशन जी राजीव साहब का माल्यार्पण स्वागत धन्यवाद। के पश्चात कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए स्वागत उद्बोधन हेतु श्री योगी साहब से निवेदन करता। आज के इस दौर में जब बड़े बड़े पदों पर विराजे हुए लोग अपने पदों की गरिमा कम कर रहे हैं, ऐसे में मैं राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय कर्नल एस.एस. सारंगदेवोत साहब का स्वागत और अभिनंदन करता हूं, जो अपने पद की गरिमा को लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। आपने इस पद को ग्रहण करने के पश्चात इतने उल्लेखनीय कार्य किए कि भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने आपको कर्नल की उपाधि से नवाजा। इसके लिए पूरा विद्यापीठ गौरवान्वित है। ऐसे में आप कुलाचार्य कहलाते हैं, कुलपतियों के कुलाचार्य। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। राजस्थान विद्यापीठ के स्वप्न दृष्टा पंडित जनार्दन राय नागर के काल में जिस तरह से इस विद्यापीठ को, इसकी नींव को मजबूती प्राप्त हुई थी, उसको लगातार आगे बढ़ाने वाले हमारे कुलपति आज कविराम मोहन सिंह पीठ के इस राष्ट्रीय व्याख्यान में अपने कई सारे व्यस्त कार्यक्रमों में से समय निकालकर पधारे हैं। उसके लिए आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज ये 5वां कार्यक्रम है हमारे कविराम मोहन सिंह पीठ का। सबसे पहले
राष्ट्रीय व्याख्यान में हमने मुजफ्फर हुसैन को कश्मीर समस्या पे सुना था। वो ऐतिहासिक वक्तव्य था, एक ऐतिहासिक व्याख्यान था उनका, वो अब स्मृति शेष हो गए हैं। हमें सौभाग्य है कि पूरी दुनिया में समाचार पत्रों में उनके आलेख निरंतर प्रकाशित होते रहते थे और उन्होंने कश्मीर समस्या पर हमारे यहाँ आकर जो व्याख्यान दिया वह ऐतिहासिक रहा। उसके पश्चात डॉक्टर आइदान सिंह जी हमारे बीच पहले भी पधार चुके हैं और आपने डिंगल भाषा की गौरवमयी परंपरा पर जो व्याख्यान दिया वह भी हमारी स्मृति में मौजूद है। नंद किशोर जी आचार्य हमारे बीच में पधारे और हिंसा के विविध रूपों का उन्होंने जो विश्लेषण किया वो अभूतपूर्व रहा और वो भी डिजिटल मीडिया में आज तक मौजूद है। हम यहाँ जो भी कार्यक्रम करते हैं उसको पूरा रिकॉर्ड करके और डिजिटल मीडिया पे डाल देते हैं तो वो हमेशा के लिए चिरजीवी हो जाता है। डॉक्टर आइदान सिंह जी का कल उदयपुर में सम्मान है और शहर में बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं आपके चित्र के। तो मेरे को ये लगा और लोग बातचीत कर रहे थे कि ये कौन सी नई पार्टी है, चुनाव का मौसम है, ये कौन नया खड़ा हो रहा है। इनका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, मैं ये स्पष्ट कर देता हूं। और एक साहित्यिक कार्यक्रम में आपका पधारना हुआ है और कल आपका यहाँ पर प्रभा खेतान फाउंडेशन की ओर से सम्मान होगा। हमारा निवेदन ये था कि आप एक दिन पहले पधार जाइए तो आपकी उपस्थिति का हम भी लाभ ले सकेंगे। तो आपने यह हमारी प्रार्थना स्वीकार करके पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज हम डॉक्टर जीवन सिंह जी को सुनेंगे। डॉक्टर जीवन सिंह जी बोलते हैं तो पूरे देश में ये संदेश जाता है कि हाँ, कोई जन चेतना जगाने वाला व्यक्ति संबोधित कर रहा है। मैं डॉक्टर जीवन सिंह जी का संक्षिप्त परिचय आपके सामने रखता हूं। आपका जन्म 19 जुलाई 1942 को हुआ। ब्रज और मेवात के संधि स्थल पर बसे गांव जुरहरा में आपने जन्म लिया। भरतपुर, अलवर और जयपुर में आपने शिक्षा प्राप्त की। राजस्थान के राजकीय महाविद्यालयों में हिंदी साहित्य का अध्यापन आप करते रहे। बीच में काफी समय मध्य प्रदेश में भी आपने अध्यापन कार्य किया। आप जनवादी लेखक संघ के पिछले दिनों राजस्थान के अध्यक्ष बने हैं और उसके लिए भी आपको बधाई। हमारे साथ में इस मंच पर आज दो जीवन सिंह हैं। एक हमारे प्रोफेसर जीवन सिंह खरकवाल जी जो हमारे साहित्य संस्थान के निदेशक हैं और वो लगातार इस कार्य में अहर्निश जुड़े हुए हैं कि किस तरह से हमारे यहाँ पर की जाने वाले अनुसंधान को दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सके और उसमें सफलता भी मिल रही है। आपने 7,000 साल 8,000 साल पुरानी सभ्यताओं को खोज निकाला है हमारे आसपास से और इसके लिए वे साधुवाद के पात्र हैं। आपका कविराम मोहन सिंह पीठ की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारे साथ में किशन जी हैं जो हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे अग्रज हैं और हर कविराम मोहन सिंह पीठ की हर कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति अनिवार्य रूप से होती है। हम आपके आभारी हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कविराम मोहन सिंह के बारे में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसे समय में हमको यह गौरव प्राप्त है राजस्थान विद्यापीठ को कि आज हिंदी जो राजभाषा है
उसकी बुनियाद राजस्थान विद्यापीठ से प्रारंभ हुई। पंडित जनार्दन राय नागर ने यहां अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन बुलाया और उसमें प्रस्ताव पारित हुआ कि हिंदी को राजभाषा होना चाहिए, और बाद में वही प्रस्ताव आगे जाकर संसद में पारित हुआ और हिंदी राजभाषा बनी। वो उसका आधार जो था वो रखने वालों में कविराव मोहन सिंह एक थे। उन्होंने हिंदी के आदि महाकाव्य पृथ्वीराज रासो का संपादन किया, और जिसके लिए पंडित जनार्दन राय नागर ने उस समय में बताया था कि वे पृथ्वीराज रासो के उद्धारकर्ता मनीषी हैं। यह बयान पंडित नागर की ओर से दिया हुआ है। और पंडित नागर उस जमाने में जितने भी देदीप्यमान नक्षत्र थे देश के, उन सबको विद्यापीठ में लाते थे। राहुल सांकृत्यायन हमारे यहाँ रहे, हमारे कुलपति रहे। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रकवि यहाँ पे कई बार पधारे। इसी तरह से उस समय की विभूतियां जितनी भी थी वो हमारे राजस्थान विद्यापीठ में आकर कार्य करती रही, और उसकी वजह से इस संस्था की एक ऐसी ख्याति उत्पन्न हुई जो आज तक निरंतर है। मैं डॉक्टर जीवन सिंह जी को यह बताना चाहूंगा कि यह संस्था विद्यापीठ के कार्यकर्ताओं की पसीने की नींव पर खड़ी हुई है। यहाँ पर जो प्रारंभ में इमारत बनी श्रमजीवी कॉलेज जिसमें आज है, वो कार्यकर्ताओं के श्रमदान से बनी। सुबह रोजाना विद्यापीठ के कार्यकर्ता वहां श्रमदान करते थे और श्रमदान से उस इमारत का निर्माण हुआ। पैसा नहीं था तो चंदा करते थे, और वो चंदा करके अपनी आजीविका पूरी करते थे और विद्यापीठ को चलाया। यह वो संस्था है। मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर ने जो दृष्टि दी, वह दृष्टि लोक शिक्षण की दृष्टि आज तक निरंतर आगे बढ़ रही है, और हमारे कुलपति उसमें निरंतर आगे जा रहे हैं। कुलपति ने ए ग्रेड लाई, दिन रात एक करके ए ग्रेड प्राप्त की। ये आधा काम पूरा हुआ है, आधा काम अभी बाकी है, इसको और आगे ले जाना है। विषय विशेषज्ञ हमारे पास में हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, जो नहीं है उनको और संस्था में लाना है, और इस आधे काम को आप अवश्य पूरा करेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। आज सभागार में उपस्थित सभी महानुभावों, विद्वज्जनों का कविराव मोहन सिंह पीठ की ओर से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज ये विशुद्ध रूप से साहित्य का व्याख्यान है, जिसमें शब्द की दुनिया और हमारा समय विषय पर हमें डॉक्टर साहब संबोधित करेंगे। और निश्चित रूप से मैं यह मानता हूं कि आप यहां से जब जाएंगे तो अभी से कुछ ज्यादा समृद्ध होंगे। धन्यवाद। जनू भाई ये कहा करते थे कि नगर में जब कोई साहित्यकार आए तो उसकी शोभा यात्रा निकाली जानी चाहिए। एक उत्सव मनाया जाना चाहिए। और वो उन्होंने किया भी। पहले विद्यापीठ ही हुआ करती थी, जिसमें उन्होंने दिनकर जी को, राहुल सांकृत्यायन को, नामवर सिंह जी को, अज्ञेय जी को और अनेक विद्वानों को समादृत किया, बुलाया। और बहुत प्रसन्न हुआ करते थे।
ये सार्वजनिक और आपके सामने कहने जैसी बात नहीं है, लेकिन कुल की इस परंपरा को शिव सिंह जी आपने आगे बढ़ाया। मैं व्यक्तिगत रूप से आपका ऋणी हूं इसके लिए। जीवन सिंह जी को पिछले 3 वर्ष से लगातार याद कर रहे हैं। मैं प्रांत में कुछ न कुछ करता रहता हूं। कोटा बुलाया था, तब भी इनसे निवेदन किया था। जोधपुर भी कहा। हर बार कुछ न कुछ अड़चन आ जाती है, व्यस्त रहते हैं। इस बार मैंने और उग्रसेन जी ने और सारंग देवत साहब ने विद्यापीठ आने के लिए पुनः अनुरोध किया और उन्होंने स्वीकार कर लिया। मैं व्यक्तिगत रूप से ऋणी हूं कि वो पधारे। जीवन सिंह जी आपने इस नगर का अतीत देखा है। जनार्दन राय नागर, प्रकाश आतुर, मंगल सक्सेना, पूनम दहिया, घनश्याम शलभ, नंद चतुर्वेदी, इस नगर का क्या अतीत रहा है। ये वो नाम है जिनसे देश इस उदयपुर को जानता है। जनुभाई का जाना, फिर प्रकाश आतुर का जाना, मंगल सक्सेना का जाना, पूनम दहिया का जाना, घनश्याम जी का जाना और अभी कुछ समय पहले नंद बाबू का जाना। हमसे ज्यादा निर्धन कौन है? तो इस वक्त सबसे अकेले हैं। लेकिन जो कुछ भी शेष है, उन सब के बीच मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, नागरिक अभिनंदन करता हूं। विषय पर तो ज्यादा अच्छा, ज्यादा बेहतर डॉक्टर जीवन सिंह से कौन बोल सकता है। तो पूरे देश में घूमते हैं और अपनी बात कहते हैं। पिछले दिनों हमारे प्रेम मित्र लोकेश कुमार सिंह साहिल ने कविता को लेके 10 सवाल उन पर दागे। वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल थे और जीवन सिंह जी ने जो उनका सिलसिलेवार उत्तर दिया, आहा, जो ज्ञान उड़ेला। मैंने तो उनसे कहा कि इसको पुस्तक के रूप में छपा दिया जाना चाहिए, नई पीढ़ी के लिए बड़ा काम आएगा। मुझे जीवन सिंह जी, माहेश्वर तिवारी जी ने कहा कि ये आपके वहां क्या कर रहे हैं, इनको तो दिल्ली में होना चाहिए। मैंने कहा अब आप उनको जानते नहीं, आप उनकी मेवाती ठसक को भी नहीं जानते। वो दिल्ली नहीं जाएंगे और दिल्ली चले गए तो या तो ये लौट आएंगे या दिल्ली के बहुत से लोग इधर उधर हो जाएंगे। ऐसे ज्ञानार्जन के केंद्र हैं। विषय पर इतना ही कहना है
मेरे कोई बहुत अधिक सवाल नहीं है आपसे। मैं जब कविता करता हूं तो मेरे भीतर एक संवेदना का आवेग होता है। वो मेरा अपना निजी होता है। उस आवेग की जो अनुभूति है वही मेरा रचना काल होता है। वो एक क्षण का भी होता है और कभी कभी थोड़ा ज्यादा भी होता है। उसमें जो शब्द आता है, जो स्वाभाविक शब्द आता है, वो कहां से आता है? वो मेरे अपने अनुभव से आता है या परिवेश से आता है? मैं उस अनुभूति के क्षण में कई बिंब रचता हूं। मनुष्य के और अपने समाज के। और शायद मैं ये मानता हूं कि ये जो मेरी निजता है, यही मैं उसका सामाजिककरण भी करता हूं, यही मैं उसका मानवीयकरण भी करता हूं। लेकिन मैं जो बात करना चाहता हूं वो ये है कि जो स्वाभाविक रूप से वो क्षण में जो शब्द आया है, जब वो नहीं आता है तो मैं रात भर छटपटाता हूं, कई दिनों तक छटपटाता हूं, उसकी प्रतीक्षा करता हूं, और वो नहीं आता है तो फिर मैं थोड़ी कसरत करता हूं और कोई उसके स्थान पर कोई दूसरा उपयुक्त शब्द इस्तेमाल करता हूं। मैंने कई बार देखा कि वो जो अस्वाभाविक शब्द है उससे कविता कमजोर हो जाती है। अनेक लोगों के लिए बहुत कठिन है। शब्द की अपनी सीमा है। शब्द समय की पूरी सच्चाई को बयान नहीं करता। दूसरी कलाएं हो सकता है कर देती हैं, थोड़ा छोड़ देता है क्योंकि उसकी अपनी सीमा है। और ये शायद स्वाभाविक शब्द के साथ नहीं, जो गढ़ा हुआ शब्द है, जिसको मैं कविता रचने के लिए कई बार कसरत के बाद लिखता हूं, उसमें चमक तो अधिक होती है। वो लगता है मैंने कुछ नया लिखा है, लेकिन उसका प्रभाव इतना नहीं होता, उसकी लोक से संगत नहीं होती।
उत्तर आधुनिक काल की कविता के साथ ये बहुत बड़ा संकट है। इस दौर की शब्द रचना स्वाभाविक शब्द रचना नहीं, बहुत अस्वाभाविक है। मैं पिछले दिनों, आजकल ये फेसबुक पर बहुत कुछ आने लग गया, आपको एक मेवाती गीत गाते हुए सुन रहा था। मैंने कहा यार, जीवन सिंह जी इतना अच्छा गाते भी हैं क्या? और आपने उस मेवात के गीत को ऐसा अच्छा गाया। तो यही जो लोक के निकट कविता को ले जाना है, यही उसकी आयु बढ़ाता है। इस दौर की कविता के साथ ये संकट है कि वो लोक से दूर हो गई। वो अनेक अर्थों में अपनी वैशिष्ट्य को प्राप्त कर सकती है, लेकिन उसकी लोक संगति कमजोर हुई, उसकी संप्रेषणीयता कम हुई। शब्द की दुनिया पर तो आप ही ज्यादा कहेंगे, लेकिन मेरे मन में कुछ जिज्ञासाएं हैं, और ये तब भी उठी थी जिन दिनों आप लोकेश कुमार सिंह साहिल की 10 सवालों का जवाब दे रहे थे। मित्रों, इस देश में जो अब कुछ लोग बचे हैं, जिन पर गर्व किया जा सकता है, जिनकी मनीषा पर गर्व किया जा सकता है, डॉक्टर जीवन सिंह उनमें से एक हैं। मैं उनका पुनः इस नगर में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और प्रणाम करता हूं। मिनटपणे बचावना जतन करने वाला विद्यापीठ कुलपति सारंगदेव साहब, पधारूड़ा मारा अग्रज जीवन सिंह जी, उग्रसेन जी, किशन जी, जीवन सिंह जी खरगवाल और आप पधारूड़ा सब साथियों, मैं कहना ये चाहता हूं कि जब जीवन सिंह जी को आप सुनेंगे तब आप जानेंगे कि हमारा लोक क्या होता है। और शब्द जो है, इसको हमारे यहां ब्रह्म कहा गया है, और इस शब्द की ये जो बदलती हुई दुनिया है, उसकी अभिव्यक्ति हमारे वहां पुराने मनुष्यों ने कही है कि अपारे काव्य संसारे कविरे वह प्रजापति यथास में रोजते विश्वम तथेदम परिवर्तते। और कवि जो को है और जो को शब्दकार है, वो दूजो प्रजापति है, दूजो ब्रह्मा है, और जो सोचे जो दुनिया ने बदल दे। मैं आपसे कहना ये चाहता हूं कि आज जबकि हमारे चारों तरफ चमकीले और चटक रंगों के कई कई प्रकार के शब्द नाच रहे हैं, ऐसे में हम सबको ये जो है पहले से ही चुनना होगा कि उनमें हमारे लिए कौन सा शब्द है, मनुष्यता के लिए कौन सा शब्द है, हमारे जीवन के लिए कौन सा शब्द है जिसका हम वर्ण करें। उस सामंती काल में भी, जिस समय में आज के हम प्रजातांत्रिक युग में जीते हुए लोग कह रहे हैं कि साहब ये सामंती काल था, उस सामंती काल में भी कवियों ने, शब्दकारों ने, लेखकों ने अपने जीवन की परवाह नहीं करते हुए इस प्रकार से उस बदलते हुए समाज में अपनी चीजें कही है कि वही अगर चीजें हमारे सामने आती है तो आज के लोग कहते हैं कि आप तो ये सब जो है पुराख्यान सुना रहे हो जो शायद हुए ही नहीं है। जब हम उन शब्दों के रचयिताओं को आज देखते हैं, उन रचयिताओं की लौकिक आख्यान की और हमारे सैद्धांतिक आख्यान की वानगी हम जीवन सिंह जी से सुनेंगे। मैं यहां पहले आ चुका हूं और बहुत सी जो है डिंगल की लोक परंपराओं की बातें हमने उस वक्त में कही थी, और आपसे फिर कहता हूं कि मैं केवल और केवल उग्रसेन जी के प्रेम के नाते और जीवन सिंह जी को सुनने के लिए, और मैं सांगदेव साहब के उस
मिनट पढ़ने का मैं मेहमान बना हूं। आपने मुझे बुलाया है, हम जीवन सिंह जी को सुनेंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैं मेवात का रहने वाला हूं और ये भूमि मेवाड़ की है। मेवाड़ और मेवात में कुछ ध्वनियों की समानता मुझे लगती है और कहीं इनकी दोनों शब्दों की उत्पत्ति में कहीं कोई साम्य जरूर है, यद्यपि उसका ज्यादा पता नहीं लग रहा है। एक साम्य उस समय हुआ था जब महाराणा सांगा बाबर से लड़ने के लिए भरतपुर जिले के पास, इस समय जो भरतपुर जिला है उसकी रूपबास तहसील है और रूपबास तहसील में खानवा नाम का गांव है और उसके पास एक मैदान है, एक पहाड़ी है, वहां मोर्चा लिया था बाबर से। उस समय अलवर में हसन खां मेवाती का राज था, वो खानजादा शासक था और फिरोज शाह तुगलक के समय में मेवात का इलाका उनके पूर्वजों को दे दिया गया था। उनके पूर्वज जादव वंशी राजपूत थे जो करौली के आसपास तिमनगढ़ एक किला था, एक बहुत पुरानी रियासत थी, प्राचीन, वहां से माइग्रेट करके दिल्ली के पास चले गए थे और फिरोज शाह तुगलक के समय में ये कहा जाता है कि उन्होंने किसी नाहर से, कुछ सिंह से, शेर से फिरोज शाह तुगलक की जान बचाई थी। इसलिए नाहर सिंह नाम के व्यक्ति का नाम नाहर खां कर दिया और उसने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया और खान और जादव मिलकर के खानजादे हो गए। वो खानजादे जो शासक थे, बाद में उनका अलवर तक राज्य हुआ। तिजारा के पास, तिजारा एक जगह है बहुत पुरानी, अलवर से भी पुरानी जगह है, वहां वो उनके पिता अलावल खां का किले पर कब्जा हुआ। निकुंभ जो क्षत्रिय थे, निकुंभ एक शाखा थी क्षत्रियों की, वो शाखा पराजित कर दी खानजादों ने और उसके बाद अलवर के किले पर कब्जा कर लिया। ये 1500 के आसपास हुआ, 1400 और कुछ के आसपास, जब सिकंदर लोदी का राज था दिल्ली में और उसके बाद इब्राहिम लोदी आया। तो उस जमाने में इसलिए कह रहा हूं, हसन खां मेवाती जो खानजादा था वो रिश्तेदार था इब्राहिम लोदी का और अलावल खां उसी युद्ध में मारे गए थे। बाबर जब आया तो बाबर ने सोचा कि इस्लाम मतावलंबी है और मैं भी इस्लाम धर्म को मानने वाला हूं। उसने खतो किताबत की, उस के बेटे को कैद कर लिया था। उसका बेटा था, लड़ाई में जब पानीपत का युद्ध हुआ तो पानीपत के युद्ध में उसके बेटे को भी कैद कर लिया था। उसका नाम भी नाहर खां था और आगरा में रखा। जब दिल्ली और कुछ जीत लिया और आगरा पहुंच गया तो उस जमाने में उसने ये लेन देन किया कि मैं तेरे बेटे को छोड़ दूंगा, तू मेरे साथ राणा सांगा से युद्ध में लड़। लेकिन उसने कहा कि देख, इस्लाम मतावलंबी हम हो सकते हैं लेकिन मैं पहले बासिंदा इस जमीन का हूं, मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूं, तू बाहर से आया है। मेरा जो नजदीक है वो तो राणा सांगा है, तू नजदीक नहीं है, तू बाहर से आया है, इसलिए मैं राणा सांगा के साथ ही रहूंगा और तुझसे लड़ाई लड़ूंगा। 12,000 की फौज लेकर जब खानवा के मैदान में महाराणा सांगा की फौज डटी हुई थी, उस समय हसन खां मेवाती भी लड़ा बाबर की फौज से। राणा सांगा तो बच गए थे लेकिन हसन खां मेवाती उसमें शहीद हो गया था, वहीं शहीद हुआ। इसलिए पहला रिश्ता मेवाड़ और मेवात का उस खानवा के मैदान में जुड़ा, वहां से शुरुआत हुई इस रिश्ते की और वो वहां के लोकगीतों में प्रचलित है। वो मेवाड़ी वो मेवाती मिल गए दोनों सेनानी, ये लोकगीतों में प्रचलित है। मेवाड़ी और मेवाती का क्या सम्मिलन हुआ, कैसे दोनों एक जगह रहे और कैसे एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ी। उस जगह का मैं रहने वाला हूं और हम लोग मेवाती ही बोलते हैं। हालांकि हमारे पास ब्रज नजदीक है और वो ब्रज से मिलती हुई है, इसलिए हम मेवाती भी बोलते हैं और ब्रज भी बोलते हैं। जब हम मेवात में बोलते हैं तो मेवाती लोग हमसे कहते हैं तुम तो यार ब्रज भाषा बोलते हो, ये हमारी मेवाती को भी ब्रज की तरह बोलते हो। और जब ब्रज में जाते हैं तो ब्रज वाले कहते हैं कि तुम मेवाती बोलते हो, तुम्हारी मेवाती है, ये ब्रज नहीं है, क्योंकि हमारी उसमें मेवाती भी है और ब्रज भी है। मुझे ध्यान है कामा में पहली बार ब्रज अकादमी को लेकर के, कामा हमारी तहसील है,
कामा में ये प्रस्ताव पारित हुआ था, नंद बाबू वहां थे, नंद बाबू ने प्रस्ताव पारित कराया, उन्होंने ही रखा कि ब्रज अकादमी अलग से बननी चाहिए राजस्थान में, और उस प्रस्ताव के बाद ब्रज अकादमी बनी कुछ दिनों बाद। तो ऐसा दरअसल रिश्ता जो जुड़ता है, नंद बाबू से बहुत गहरा रिश्ता रहा है, प्रकाश आतुर से बहुत गहरा रिश्ता रहा है। तो इन सब लोगों से इसलिए इस मेवाड़ से बड़ा पुराना परिचय है। साहित्य में तो हम परिचय प्राप्त करते ही हैं, महाराणा प्रताप पर कितने कविताएं हैं, कितने काव्य हैं। मीरा ने तो खुद ही कवियत्री थी, इसलिए पूरा भारतवर्ष का ही क्या पूरी दुनिया मेवाड़ से किसी न किसी तरह से अपना संबंध स्थापित कर लेती है, और उस संबंध पर बहुत गर्व होता है। वो संबंध ऐसे नहीं है, उस पर जब वो स्थापित होता है तो बहुत खुशी होती है कि ये रिश्ता हमारा बना रहे। बहरहाल मैं सबकी स्मृति को प्रणाम करता हूं, और खासतौर से कविराज मोहन सिंह को इस समय याद करता हूं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया। वो खुद तो कवि थे ही, खुद तो रचनाकार थे ही, खुद तो शब्द सृष्टा थे ही, खुद तो शब्द का प्रयोग बहुत गहराई से और गंभीरता से करते ही थे, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा काम जो किया वो पृथ्वीराज रासो को लेकर किया। 40 वर्ष तक अथक परिश्रम किया। जिस पृथ्वीराज रासो को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में जाली ग्रंथ घोषित कर दिया था, क्योंकि इतिहास से वो मेल नहीं खाता था, जिसमें 1 लाख शब्दों का प्रयोग, 1 लाख छंदों का प्रयोग किया। 1 लाख छंदों में कितने शब्दों का प्रयोग किया होगा उसमें, उन शब्दों में उनमें से 5000 उन्होंने बताया कविराज मोहन सिंह ने कि 5000 केवल छंद हैं जो इसमें असली हैं, और उनका संपादन किया। और वो बड़ी बहस चली, हम लोग पढ़ते थे तब वही प्रश्न आता था, पृथ्वीराज रासो प्रामाणिक है या अप्रामाणिक है। और उसकी जो तिथियां हैं उसमें जिस तरह से जोड़ा गया, बाद में चीजों को, प्रक्षिप्त चीजों को जोड़ा गया, उससे मालूम ही नहीं पड़ता कि वो उस समय का ग्रंथ है कि 16वीं शताब्दी का ग्रंथ है। वो 11वीं 12वीं शताब्दी का नहीं है। पृथ्वीराज तो 12वीं शताब्दी में हुए, और उसमें जो कथाएं चली बाद में, उन कथाओं से लोक जीवन इतना प्रभावित हुआ कि वो लोक जीवन में इतिहास बन गया, और वो वास्तविक इतिहास है वो धरा रह गया। वास्तविक इतिहास तो कुल मिला के ये कहता है कि पृथ्वीराज ने केवल 2 युद्ध लड़े, और दूसरे में पराजय हो गई, तराइन का युद्ध लड़ा, और बाद में गौरी उनके बेटे को ही राजा बना के चला गया, यहां उनके बेटे को ही राजा बनाया। तो लेकिन वो तो इतिहास में नहीं चला, चंद्रवरदाई ने जो चलाया वो चल गया। आज भी आप चंद्रवरदाई की बात को सामान्य लोक में काटना बड़ा मुश्किल होता है। सामान्य लोक का इतिहास अपने तरह का होता है, चाहे वो फैक्चुअल हो या ना हो, लेकिन वो भाव का इतिहास होता है जो हमको उल्लसित करता है, जो हमको ऊर्जस्वित करता है, जो हमारे अतीत को गौरवान्वित करता है। इसलिए हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए शब्द की जो भूमिका है वो शब्द की भूमिका बड़ी विचित्र भूमिका है। शब्द से आप खूब सत्य बोल सकते हैं, लेकिन शब्द से जितना चाहे उतना झूठ बोल सकते हैं, जितना चाहे उतनी गप लगा सकते हैं, जितना चाहे उतने जुमले उछाल सकते हैं। और शब्द में वो ताकत है कि वो सारे लोग को ठग सकता है। ये ठग विद्या भी है, और आपको भ्रम में डाल सकता है, और मुक्ति की लड़ाई भी लड़ सकता है। जनार्दन राय नागर BHU में पढ़े थे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, और रामचंद्र शुक्ल ने उनके बारे में बड़ी प्रशंसा के शब्द लिखे हैं, बड़ी प्रशंसा की है उनकी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसा विद्वान, और उनको भविष्य का न जाने क्या क्या कहा है। उन्होंने जो ये सारी संकल्पना की वो इसलिए की कि उनके मन में यह भाव पैदा हुआ कि हिंदुस्तान जिस तरह गुलामी में है, इस गुलामी के हिंदुस्तान को हम ऐसे शब्द से मुक्त कर सकते हैं जिसमें मुक्ति की गरिमा हो, जिसमें मुक्ति का इतिहास हो, जिसमें मुक्ति का दर्शन हो, जिसमें मुक्ति का राजनीतिक शास्त्र हो, जिसमें मुक्ति का समाज शास्त्र हो, जिसमें मुक्ति का मनोविज्ञान हो। ऐसे शब्दों के माध्यम से तभी हम ऐसे शब्दों का एक संसार सृजित कर सकते हैं जबकि हम कोई शिक्षा संस्थान बनाएं, जबकि हम साहित्य संस्थान बनाएं। साहित्य के शब्द की कीमत दरअसल इसलिए ज्यादा होती है कि साहित्य
केवल मनुष्य की ज्ञान सत्ता पर काम नहीं करता, वो भाव सत्ता पर काम करता है। और जो शब्द भाव सत्ता पर काम करता है वो बड़े लंबे समय तक स्मरण में रहता है, और वो जो इतिहास बनाता है वो इतिहास अलग तरह का होता है। इसलिए साहित्य में जो शब्द प्रयुक्त होता है वो उसके डायमेंशन एक नहीं होते, उसके बहुत डायमेंशंस होते हैं। वो अनेक आयामी होता है, वह भाव से शुरू होता है लेकिन ज्ञान और विज्ञान तक चला जाता है। मुक्तिबोध की कविता अगर आप पढ़ेंगे तो मुक्तिबोध की कविता में केवल भाव की सत्ता नहीं है, उसके साथ वो कहते हैं कि संवेदना को आप ज्ञान समृद्ध कीजिए। अगर आपकी संवेदना अधुनातन ज्ञान से जुड़ी हुई नहीं है तो आप पुरानी कविता लिखेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए मुक्तिबोध ज्ञान की सत्ता की बात करते हैं भाव की सत्ता के साथ, और आगे बढ़कर विज्ञान की सत्ता की बात करते हैं। अगर आप केवल ज्ञान की सत्ता वाला शब्द निकालते हैं और विज्ञान से दूर रहते हैं तो भी आप आगे नहीं ले जाएंगे। इसलिए आप जब मुक्तिबोध की कविताएं पढ़ें तो उसमें विज्ञान के प्रमेयों का प्रयोग होता है, इसलिए वो कविता तो दुर्बोध हो जाती है। लेकिन वो कहते हैं कि विज्ञान के बिना, ज्ञान के बिना अब ये भाव ज्यादा आगे चलने वाला नहीं है। ये भाव चुक चुका है, पुराना हमारा जो भाव है। अगर नए समय को लाना है, कविता में नई जिंदगी को लाना है, नए परिप्रेक्ष्य उद्घाटित करने हैं, तो वो कहते थे साहित्यकारों को साहित्य से निर्वासन कर लेना चाहिए। साहित्यकार अपनी एक छोटी सी दुनिया बना लेते हैं और उसी दुनिया में घूमते रहते हैं। वो कहते हैं साहित्य से निर्वासन करो, साहित्य से पलायन करो, साहित्य की बाउंड्री को तोड़ दो और साहित्य से बाहर जाओ, यानी ज्ञान विज्ञान की यात्रा करो, यानी फिलॉसफी पढ़ो जो अधुनातन दर्शन शास्त्र हैं, यानी राजनीति शास्त्र पढ़ो जो अधुनातन राजनीति क्या कह रही है, यानी अर्थशास्त्र पढ़ो कि अर्थशास्त्र क्या कह रहे हैं, तो तुम्हारे शब्द में बहुत वजन आ जाएगा। और वह शब्द भावना के साथ साथ ज्ञान साधना करता हुआ दिखाई देगा। हमारी जो पुरानी कविता है उस पुरानी कविता में भाव साधना है और अपने जमाने की ज्ञान साधना है, उस समय की। जैसे सूर जब कविता लिखते हैं, सूर जब शब्द का प्रयोग करते हैं तो उनके शब्द पर कहीं न कहीं बल्लवाचार्य के शुद्धाद्वैतवाद दर्शन का, ज्ञान का असर रहता है। वो बल्लवाचार्य की शरण में गए, बल्लवाचार्य को गुरु माना, और बल्लवाचार्य उस समय जो अद्वैतवाद की बहस चल रही थी भक्ति आंदोलन के माध्यम से, उस अद्वैतवाद की बहस में बल्लवाचार्य ने यह कहा, अपनी व्याख्या दी कि ब्रह्म और माया का और जगत का ये जो रिश्ता है वो ये है, जो शंकराचार्य कहते हैं वो नहीं है, जो शंकराचार्य ने अद्वैत सिद्धांत दिया है वो नहीं है। जैसे मध्वाचार्य ने कहा कि वो नहीं है, वो द्वैतवाद है, माया जगत और जीव इन दोनों में द्वैत पड़ा हुआ है। तो वो जो दर्शन था उस जमाने की जो फिलॉसफी थी, उस फिलॉसफी को अगर नहीं पढ़ा होता, नहीं आधार होता, तो सूरदास की जो भक्ति है उस सूरदास की भक्ति में अपने जमाने का वो ज्ञान तत्व नहीं आ पाता जो दार्शनिक आचार्यों ने वहां तक पहुंचा दिया। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि साहित्य में विचारधारा नहीं होनी चाहिए, साहित्य में वाद नहीं आना चाहिए, मैं भी कहता हूं कि साहित्य में वाद सीधे सीधे ऊपर ऊपर नहीं आना चाहिए, लेकिन बुनियाद में वाद जरूर रहना चाहिए, बुनियाद में विचारधारा जरूर रहनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी परंपरा है, ये हजारों साल की परंपरा है। उसमें बड़ा विवाद हुआ है, केवल वाद ही वाद नहीं रहा है, वाद के साथ बड़ा विवाद हुआ उपनिषदों में। वेदों में चाहे उस तरह का, वेदों में भी है वाद विवाद, लेकिन उपनिषदों में तो आप साफ देख सकते हैं। जब कठोपनिषद को आप पढ़ेंगे तो कठोपनिषद में बाप उद्दालक का विरोध बेटा ही करता है। जो नचिकेता है वो बाप की स्थापनाओं का विरोध करता है, पिता के अंतर विरोधों को बतलाता है कि आप में यह अंतर विरोध है, और सबसे बड़ा अंतर विरोध है कि आप जो कहते हैं वो कर नहीं रहे हैं, आप कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। और सीधे पिता से कहता है
कि आपने जो यज्ञ किया है, जो यज्ञ का संकल्प किया है, उस यज्ञ के संकल्प में आपने कहा है कि मैं अपनी सबसे प्रिय चीज को दान में कर दूंगा। परिषद में वो पुत्र मौजूद है जो अपने पिता की बात को काटता है, चाहे पिता गुस्सा हो जाए, और क्योंकि वो देख रहा है पिता के मन में बेईमानी आ गई है। एक तो उन्होंने कहा कि मेरी सर्वप्रिय है गाय, मैं सारी गायों को दान में करूंगा, ये कहा, तब ये यज्ञ पूरा होगा। लेकिन जब गाय दान में दी जाने लगी तो जो जवान गाय थी उनको कहने लगे कि इनको मत दो, इनको छांट छांट के अलग करो। बूढ़ी गायों को दान में देने लगे। तो बूढ़ी गाय जब दान में दी तो उसको आश्चर्य हुआ, उसने कहा ये क्या कर रहे हैं आप, तो झूठ बोल रहे हैं, लिहाजा आप गाय को दान में दीजिए, और आपने तो सर्व प्रिय वस्तु का दान करने का कहा है, आपका सबसे ज्यादा प्रिय मैं हूं, मैं आपका पुत्र हूं, मुझे दान में दीजिए। ये सब शब्दों में आया है। मैं इसलिए कह रहा हूं शब्द का संसार बड़ा वैसा संसार नहीं है कि हमने कहा शब्द आ गया। शब्द का संसार बहुत व्यापक, बहुत बड़ा, और वो उसमें ऊर्जा तब आती है जब सत्य और असत्य का द्वंद्व चलता है। अगर सत्य और असत्य का द्वंद्व नहीं चल रहा है, वो संघर्ष नहीं चल रहा है, तो सत्य में ताकत, तो शब्द में ताकत नहीं आएगी। कविता तो बहुत से लोग लिख लेते हैं, उपन्यास तो बहुत से लोग लिख लेते हैं, लेकिन प्रेमचंद जैसा उपन्यासकार होना तो बहुत मुश्किल होता है। ये क्या है कि प्रेमचंद जैसा उपन्यासकार होना, प्रेमचंद जैसा कथाकार होना, क्योंकि प्रेमचंद अपने समय से उनके जीवन में जो मुठभेड़ हो रही थी, जो संघर्ष हो रहा था, जो विवाद चल रहा था मुक्ति के लिए, उन सारे विवादों में से सब छांट के लाते हैं। उन सारे विवादों में से वो शब्द लाते हैं जिस शब्द को आज भी हम पढ़ते हैं तो स्मरण होता है भीतर से। ये 2018 चल रहा है। प्रेमचंद का सेवा सदन 1918 में प्रकाश में आया था, उनका पहला उपन्यास। पहले तो उर्दू में लिखते थे, तो हुस्ने बाजार उर्दू में लिखा, और बाद में उसी को जब उनके दिमाग में आया कि ये तो गलत हो रहा है, हादी रुस्वा का जो उपन्यास था उमराव जान अदा, उसकी बड़ी लोकप्रियता हुई, वो उर्दू में बड़ा लोकप्रिय हुआ, तो उसी के अनुकरण पर उन्होंने एक उपन्यास लिखा। उन्होंने लिखा तो वेश्या जीवन पर, लेकिन वो वेश्या जीवन के बजाय इस बात पर लिख गया कि महिलाएं वेश्या क्यों बनती हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि प्रेमचंद का जो सेवा सदन है वो वेश्या जीवन पर है। वेश्या जीवन अगर आप देखेंगे तो सुमन में छोटा सा आता है, थोड़ा सा आता है, बहुत ज्यादा नहीं है। वो वेश्या बनी और बनते ही वो तत्काल बदल गई। तो वो प्रेमचंद यहां दिखाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि भैया वेश्या जो बनती हैं औरतें, वो उन लोगों की वजह से बनती हैं जिन लोगों के पास जेब में अतिरिक्त पैसा इकट्ठा हो गया है, जिन लोगों के पास सरप्लस इकट्ठा हो गया है। उनको खर्च करना है 5 रुपया और जेब में इकट्ठा है 500 रुपया, तो 450 का क्या करेंगे? वो 450 के लिए वो वेश्या का डांस देखने जाएंगे, शराब पीने लगेंगे, जुआ खेलने लगेंगे। तो उसमें जितने भी जुआरी हैं, उसमें जितने भी शराब पीने वाले हैं, उसमें जितने, वो सब सुमन का डांस देखने जाते हैं। क्योंकि सुमन बहुत सुंदर भी है और बहुत जवान भी है। जो भोली नाम की वेश्या पहले थी, मुसलमान वेश्या, उसको लोग भूल जाते हैं, और वो ये अनुभव करती है। सुमन, प्रेमचंद ये बताना चाहते थे कि हमारा कैसा समाज है जो वेश्या को तो महान मानता है और अपने घर की बीवी को उपेक्षा करता है, घर की बीवी का तिरस्कार करता है। ये ऐसा समाज है, वो ये बताना चाहते हैं। तो पहला ही उपन्यास उनका लोकप्रिय हो गया, लेकिन उन्होंने नाम बदल दिया सेवा सदन। मैं इसलिए ये कहना चाहता हूं कि जो साहित्यकार साहित्य से निर्वासित होकर जिंदगी में चला जाएगा और जिंदगी के बड़े सवालों को देखेगा, वही जमाने का साहित्य रचेगा, वही युग के साहित्य का सृजन करेगा। लिखने वाले तो बहुत हैं, हजारों लोग लिखने वाले हैं। भक्ति काल में 400 साल का भक्ति काल है, लेकिन 400 साल में केवल 4 कवि रह गए, कबीर, सूर, तुलसी, जायसी और मीरा। 5 कवि रह गए। छठा भी ऐसा नहीं है जो हमको रास्ता दिखाए। हजारों कवि उस जमाने में हुए। हिंदी साहित्य के इतिहास में नागरिक प्रचारणी सभा में जब रिपोर्ट आती है तो कितने कितने कवियों के नाम वहां आते हैं, लिखे पड़े हैं कि इतने कवि उस जमाने में पैदा हुए। लेकिन वो
साहित्य में ही रहे, साहित्य से निर्वासन नहीं किया उन्होंने, साहित्य से बाहर नहीं गए। तुलसी, सूर, कबीर किसी के दरबार में नहीं गए। क्यों? कि दरबार में चले जाते तो घेरे में बंध जाते। कविता तो वहां भी हुई, कविता तो दरबारों में भी हुई, ऐसा नहीं दरबारों में कविता नहीं, और बहुत ऊंचे कोट की कविता हुई, लेकिन वो कविता समाज से दूर हो गई। कला की दृष्टि से तो बहुत ऊंची कविता है, और शब्द प्रयोग की दृष्टि से देखें तो बहुत ऊंची कविता है। बिहारी का शब्द प्रयोग, घनानंद का शब्द प्रयोग, इनका आप देख लीजिए, वो सारा है, लेकिन शब्द में वो समाज की जो ऊर्जा होनी चाहिए वो नहीं है। क्योंकि मूलतः तो कविता को ऊर्जा समाज से मिलती है। जो आप सोचते हैं, जो आप करते हैं, वहां से ऊर्जा मिलती है। और वो ये बता रहे थे प्रेमचंद कि अंग्रेजों का जो राज आया है, या हमारा जो राज है, देशी राजाओं का भी राज है, इस राज में जो ईमानदार आदमी है वो ईमानदार रह ही नहीं सकता। कृष्णचंद्र शर्मा जो सुमन के पिता हैं, वो इंस्पेक्टर हैं पुलिस में, लेकिन पुलिस में इंस्पेक्टर होने से रिश्वत नहीं लेते हैं, ईमानदार रहते हैं। अब ईमानदार रहते हैं तो जब सुमन के विवाह का आया सवाल, तो सुमन के विवाह के लिए जिस परिवार में गए, जिस ब्राह्मण परिवार में गए, उसी ने कहा भाई रिश्वत लाओ, वो दहेज लाओ, कितना दे दोगे? वो जाते वहीं प्रश्न होता कितना लगा दोगे? 10,000 लगा। उस जमाने में 10,000 भी बहुत मुश्किल होता था। और आखिर में प्रेमचंद वहीं से शुरुआत करते हैं। पहले चैप्टर में ये दिखाई देता है कि कृष्णचंद्र हताश हो गए थे जिंदगी से और सोचने लगे कि मैं ईमानदार क्यों रहा, अच्छा रहता मैं बेईमान होता तो मेरी समाज में प्रतिष्ठा भी होती और मेरी बेटे बेटी इस तरह से परेशान नहीं होते। ये शुरुआत पहले चैप्टर। और होता यह है कि सुमन को वेश्या होना पड़ता है, वो नहीं कर पाते, विवाह ही नहीं कर पाते। जहां जाते हैं वहीं लानत मलानत कि तूने इंस्पेक्टर रहा और कुछ कमाया धमाया नहीं, ईमानदारी में रहा। तो प्रेमचंद ये भी कहीं संकेत करना चाहते हैं, ईमानदार की बड़ी मौत है। ईमानदार रहना इस समाज में बहुत मुश्किल है। ईमानदार आप रहेंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, आपके बच्चे, आपका परिवार सब नष्ट हो जाएगा, जैसे सुमन नष्ट हो गई, जिसकी वजह से मुझे उपन्यास लिखना पड़ा। और आप देख लीजिए आजादी के बाद भी 70 सालों में क्या हुआ है। ऐसा लगता है जैसे प्रेमचंद का सेवा सदन आज भी सत्य है, आज भी प्रासंगिक है। 100 साल हो गए हैं उसको, पढ़ते हैं तो वही तस्वीर दिखाई देती है कि कृष्णचंद्र जैसे ईमानदारों का कोई भविष्य नहीं है। आपको उस समाज में वैसे ही रहना पड़ेगा जैसे समाज पैसा कमाता, जैसे सरप्लस इकट्ठा करता है। इसलिए जो साहित्य है वो दरअसल साहित्य का जो शब्द है, वो शब्द कैसी भूमिका अदा करता है ये तो हम कृति को पढ़कर ही जान सकते हैं। वो क्या भूमिका अदा कर रहा है, ऐसे हिंदी में रिसर्च नहीं हुई है कि इस साहित्यकार के शब्द ने क्या भूमिका निभाई है समाज के लिए, समाज और साहित्य का रिश्ता इनमें कैसे किस तरह का रहा है। तो ये जो सारा वो है, दरअसल ये इसलिए मैं कहता हूं कि शब्द की जो दुनिया है वो साहित्य के शब्द की दुनिया बहुत बड़ी दुनिया है। हमने उसको एक कलात्मक दुनिया में लाके समेट दिया है। लेकिन बड़े साहित्यकारों का अगर आप देखें तो बड़े साहित्यकारों के यहां बहुत बड़ी दुनिया है। टॉलस्टॉय की कहानी पढ़ें आप तो टॉलस्टॉय की एक कहानी है जिसमें एक किसान है, वो किसान हल जोत रहा है, श्रम कर रहा है, उसको बड़ी खुशी है और अपना जो कपड़े में लपेटा हुआ जो भोजन है, जो भोजन करना है दोपहर को, वो भोजन एक झाड़ी में छुपा देता है और हल जोतने लगता है। जब दोपहर होती है और वहां आता है भोजन करने तो उसका भोजन गायब मिलता है, वो भोजन नहीं मिलता। तो देखता है भोजन कहां गया है, तो कोई आया भी नहीं, मैं इतनी देर से हल जोत रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, वो आया ही नहीं। तो वो देखता है एक आकृति है जो दूर खड़ी हुई है, वो हंस रही है उस पर, और वो शैतान, बड़े शैतान ने भेजा था, जा ये ईमानदार जो आदमी है इसको बेईमान बना। ये कैसे बेईमान बने,
ये तो ईमानदारी से चलेगा तो हम लोग जो शैतानों का राज्य है वो तो खत्म हो जाएगा। अगर इस तरह से ईमानदार होते चले गए लोग, लेकिन फिर भी वो न मिलने पर भी वो संतोष कर लेता है, कोई बात नहीं, नहीं मिला तो अच्छी, कोई बात नहीं, कर लूंगा, मतलब उसके मन में पीड़ा नहीं होती, किसान के मन में दुख नहीं होता। तो वो छोटा शैतान बड़े शैतान के पास जब जाता है तो उसने कहा भाई तेरा तो काम ही नहीं बना, वो शैतान तो बना ही नहीं, वो तो प्रसन्न हो रहा है, न मिलने पर भी प्रसन्न हो रहा है। तो न मिलने पर भी अगर प्रसन्न हो रहा है तो फिर ये तो अलग तरह की बात हुई। तो उसने कहा और काम कर, तू और जा। तो वो किसान को शैतान कहता है कि कोई बात नहीं, आदमी के वेश में, कोई बात नहीं, तू ये मक्का मुझसे ले और ये बीज डाल दे, गड्ढा में डाल दे, इसमें अब हो जाएगा तेरे पैदा। लेकिन उसमें भी नहीं होता है। अब तीसरी बार वो पैदा हो जाता है और सरप्लस पैदा हो जाता है। वो मक्का जो है वो मक्का इतनी पैदा होती है, इतनी पैदा होती है, तो उस सरप्लस जब आ जाता है तो सरप्लस आने के बाद जब उसके बाद बहुत पैसा आ जाता है तो वो सोचता है किसान, अब तक तो बदला नहीं था, अब तक तो वैसे ही ईमानदार, वैसे ही कष्ट सहिष्णु, वैसा ही रहा। लेकिन बाद में जब वो आ गया सरप्लस तो टॉलस्टॉय लिखते हैं, उसके मन में आता है इस पैसे का मैं क्या करूं, तो शराब मंगाता है और शराब पीने लगता है। और शराब पीते हुए फिर वो आगे और लंबी कथा लिखते हैं, वो तो लंबी कहानी कहते हैं। और उसका निष्कर्ष सारांश ये है कि जब सरप्लस आ जाएगा तो सोसाइटी में, समाज में वो सरप्लस जिनके पास है वो आपको जीने नहीं देंगे, अपने जैसा ही बना डालेंगे। कितने ही धार्मिक आप हों, आप उस सरप्लस को धार्मिक लोगों के पास पहुंचा देंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो उनके पास लाखों रुपया है, करोड़ों रुपया है, तो धार्मिक को कहेंगे बाबा तू भी ले ले इसमें से 10 लाख, और वो बाबा भी वैसा ही हो जाएगा। तो ये जो सरप्लस की शैतानी है दुनिया में, वो टॉलस्टॉय के जमाने में 19वीं शताब्दी में मौजूद है। तो प्रेमचंद ने उस सब का अध्ययन किया, समझा चीजों को बुनियादी तौर पर। तो दरअसल मैं ये कहना चाहता हूं कि शब्द की जो दुनिया है वो शब्द की दुनिया केवल साहित्य की दुनिया नहीं है। वो साहित्य जिंदगी में से आता है। वो शब्द वहां, स्रोत तो वहां से है। गंगा नदी अगर बनारस में है तो वो गंगोत्री की वजह से है। गंगोत्री में न होती तो बनारस में कहां से होती। तो जो शब्द है वो कहां पैदा हो रहा है, और शब्द हमेशा श्रमजीवी होता है। जैसे श्रमजीवी यहां विद्यालय बना और ये कहा भाई श्रम से बने, तो शब्द भी श्रम से ही बनता है। श्रम नहीं करेगी। आप किसी भी भाषा को उठा लीजिए, हिंदी को उठा लीजिए और हिंदी को देख लीजिए, हिंदी के आधार पर आप तय कर देंगे कि इस हिंदी बोलने वाले लोगों ने कितना श्रम किया है, किस क्षेत्र में श्रम किया है। तो साहित्य के क्षेत्र में श्रम करने वाले तो मिल जाएंगे, लेकिन इकोनॉमिक्स में श्रम करने वाले कितने मिलेंगे, कहां करते हैं। अंग्रेज आए तो अंग्रेजी में बात करने लगे, अंग्रेजी में पढ़ने लगे, अंग्रेजी को डेवलप करने लगे। हिंदी को कहां डेवलप किया, हिंदी में श्रम ही नहीं किया। न राजनेताओं ने श्रम किया, न राजनीति शास्त्र पढ़ाने वालों ने श्रम किया, न समाजशास्त्र वालों ने किया, और विज्ञान वालों ने तो बिल्कुल नहीं किया। सबने अंग्रेजी में श्रम किया, तो अंग्रेजी तो बढ़ती रही, हिंदी कहां से बढ़ती। हिंदी से आप बता सकते हैं कि हिंदी में कौन लोगों ने श्रम किया है, तो आपको लगेगा केवल साहित्यकारों ने श्रम किया है, केवल किसी प्रेमचंद ने श्रम किया है, केवल किसी फणीश्वरनाथ रेणु ने श्रम किया है, केवल किसी नंद चतुर्वेदी ने श्रम किया है, केवल किसी गजानन माधव मुक्तिबोध ने श्रम किया है। कितने लोग और किसने श्रम किया है। और सब तो अंग्रेजों ने जो सिखा दिया उसी में चलने लगे। और अब कहते हैं हिंदी भाषा, हिंदी दिवस 14 सितंबर, उस रोज गान करते हैं। ये नहीं कहते कि श्रम करो, इसमें श्रम करोगे तो नए शब्द पैदा होंगे, क्योंकि क्रिया से शब्द पैदा होता है। सबसे पहले क्रिया पैदा हुई होंगी, संज्ञा सर्वनाम विशेषण तो बाद में बनते हैं। हमारे वाक्य में जो आते हैं शब्दों में, उसमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण और अव्यय ये तो बाद में बने हैं। सब पहले क्रियाएं बनी हैं और क्रियाओं से सारे शब्द निकले हैं। इसलिए संस्कृत में आप देख लीजिए, रूट्स है, रूट्स धातु, कोई भी शब्द वहां धातु के बिना नहीं बनता है। धातु का मतलब रूट्स, रूट्स का मतलब एक्शन। आपने कितना एक्शन किया है। आप जब पॉलिटिकल साइंस में एक्शन करते ही नहीं, आप जब सोचते ही नहीं,
आप जब अदालतों के बारे में सोचते ही नहीं, आप जब कानून हिंदी में बने ये सोचते ही नहीं, ये प्रैक्टिस ही नहीं करते, तो कानून कैसे बनेगा? कानून तो अंग्रेजी में ही बनेगा। आपने सोचा ही है, और वो सब लोग नहीं सोचते, कुछ लोग सोचते हैं। उसमें भी इतनी बड़ी लोकसभा है, इतनी बड़ी राज्यसभा है पूरे देश से, लेकिन उसमें सोचने वाले कितने से लोग हैं? और इस सवाल पर सोचने वाले कितने से लोग हैं कि भाई श्रम करो और देश में अपनी भाषाओं में शब्द पैदा करो। हमने न तेलुगु में पैदा किया, हमने न कन्नड़ में पैदा किए, हमने ने बंगला में पैदा किए, ने हमने तमिल में पैदा किए, हमने किसी भी भाषा में पैदा नहीं किए। क्योंकि अंग्रेजों ने हमको ये सिखा दिया यहां आके कि तुम अपनी भाषाएं बंद करो। तुम्हारी भाषाओं में अगर तुम डेवलप करोगे तो तुम स्वाधीनता की मांग करने लगोगे, आजादी की मांग करने लगोगे। और आप 1833 में जब लॉ मेंबर बन के आया मैकाले, तो उसने इंडियन पीनल कोड बनवाया पहले, वो बाद में शिक्षा में तो बाद में आया। और इंडियन पीनल कोड उसने वही बनाया जो आयरलैंड में था, और आयरलैंड को वो दबा के रखना चाहते थे। इसलिए आयरलैंड में जो धाराएं थी लगभग वो सारी धाराएं इंडियन पीनल कोड में मौजूद हैं। क्यों किसी समाज को आप लंबे समय तक गुलाम कैसे बना सकते हैं, यह शब्द की योजना से होता है। आप कैसे शब्द का प्रयोग करते हैं और उस शब्द की कौन व्याख्या कैसे करता है, इससे तय होता है। और उन्होंने इस पर बहस चलाई। जब अंग्रेज आए 19वीं शताब्दी में, जब 1813 में उनको पहली बार महसूस हुआ कि हमको अपने क्लर्क पैदा करने हैं, हमारे सहायक पैदा करने हैं। हमारे सहायक पैदा कैसे करें? इनको पढ़ाएं। पहले तो उन्होंने यही कोशिश की कि इनको पढ़ाएं नहीं, हमारी पाठशालाओं को नष्ट किया, हमारे शिक्षा के जितने भी तरीके थे उन सबको पहले तो नष्ट किया और कहा कि ये अपढ़ रह जाएं। लेकिन बाद में उनको महसूस होने लगा कि लंबे समय तक राज करना है तो हमें बिचौलियां बनाना पड़ेगा, एक बिचौलिया जिससे हम हिंदुस्तान के नीचे की जनता की मनोभावनाओं को समझ सकें। इसलिए पढ़ाने का मतलब शब्द, पढ़ाने का एक अर्थ शब्द ही होता है, शब्द सिखाना। कैसे शब्द सिखाना? वही शब्द सिखाना जिनसे वो हमारे उसमें रम जाएं। तो लिहाजा 1813 के बाद 20 साल बाद 1833 में, और उस समय 10 लाख रुपए तय किए पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने शिक्षा के लिए। और वो 10 लाख में बाकायदा लिखा कि पंडितों को दीजिए, बनारस के कुछ पंडितें हैं और कुछ मदरसे हैं उनको दीजिए इस रुपए को। वो मदरसे में जो मौलवी है और पाठशाला में जो पंडित है उनको फेवर में करो अपने में, ये सीधा था। और 10 लाख 20 साल बाद वो रिव्यू करते थे। सन 33 जब आया 1833, तो उस जमाने में रिव्यू किया उन्होंने, और रिव्यू किया तो उन लोगों को जो हिंदुस्तान में कंपनी में काम करते थे उन सब लोगों को बुलाते थे इंग्लैंड में, और बुला करके उनकी मिनट्स लिखते थे और उनके एक्सपीरियंस लिखते थे कि बताओ इस 20 साल में क्या हुआ। और उसके बाद उन्होंने 20 लाख, उसके बाद दूसरा जो आया उसमें 20 लाख बजट दिया, और उसके बाद हमारे यहाँ यूनिवर्सिटियां बनी। और लॉर्ड मैकाले ने सीधा सीधा कहा, मिनट्स में है उसके इन्वर्टेड कोमाज में है, वी मस्ट डू आवर बेस्ट टू फॉर्म ए क्लास विच मे बी इंटरप्रेटर्स विद इन अस एंड द मिलियंस हुम वी गवर्न। जिन पर हम राज करते हैं उन राज करने वालों के लिए हमें बीच में इंटरप्रेटर बनाने होंगे। अब वो इंटरप्रेटर कैसे होंगे? उन्होंने कहा वो इंडियन इन ब्लड एंड कलर, वो भारत के होंगे ब्लड और कलर में, बट इंग्लिश इन इंटेलेक्ट, इन वर्ड, इन ओपिनियन एंड इन टेस्ट। 4 चीजों में वो इंग्लिश होंगे और 2 चीजों में वो हिंदुस्तानी होंगे। ऐसी एजुकेशन देनी होगी, ऐसी भाषा पढ़ानी होगी, ऐसे शब्दों का संयोजन करना होगा, ऐसे शब्दों में किताब लिखानी होगी जिससे हजारों साल तक, या वो तो हजारों की करते होंगे, शताब्दियों तक हम इन पर राज कर सकें। शब्द के माध्यम से राज किया है। शिक्षा क्या है? शिक्षा की भूमिका क्या है? शब्द की भूमिका है। और शिक्षा की क्या भूमिका है? एक टीचर क्या पढ़ाता है, किसके माध्यम से पढ़ाता है? चाहे अंग्रेजी शब्द पढ़ाता है, चाहे हिंदी शब्द पढ़ाता है, पढ़ाता तो शब्द ही है। तो शब्द की भूमिका उन्होंने उस 19वीं शताब्दी के शुरुआत में तय कर दी थी कि ये है, और ये लॉर्ड मैकाले के शब्द हैं। वो कैसा ग्रुप हो? इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन इंटेलेक्ट, इन टेस्ट, इन ओपिनियन, इस सब में वो अंग्रेज हो।
और देख लीजिए उन्होंने बना डाला। क्यों? 18 साल बाद 1853 में एच विल्सन नाम का इतिहासकार हुआ, अंग्रेज। उस इतिहासकार से पूछा गया कि कैसा हिंदुस्तान बना 18 साल में। एजुकेशन बढ़ गई थी, थोड़ी थोड़ी एजुकेशन देने लगे थे, यूनिवर्सिटी खुलने लगी थी, ये सब होने लगा था। तो उन्होंने कहा वी क्रिएटेड ए सेपरेट कास्ट ऑफ इंडियन स्कॉलर्स विच मे बी, हमने ऐसा एक हिंदुस्तान में एक ऐसी क्लास बना दी है स्कॉलर्स की। वी क्रिएटेड ए सेपरेट कास्ट ऑफ इंडियन स्कॉलर्स, भारतीय विद्वानों की एक अलग जाति क्रिएट कर दी है हिंदुस्तान में, जो अपने देश के नागरिकों से या तो बिल्कुल सहानुभूति नहीं रखता है या थोड़ी बहुत रखता है। हमने ऐसा ग्रुप बना दिया है जो हिंदुस्तान के नीचे के श्रम करने वाले लोगों से काट देगा पूरे हिंदुस्तान को और हमारे लिए दलाली करने लगेगा। एक दलाल तंत्र हम विकसित कर लेंगे इससे। और आप देख लीजिए 1853 के बाद 1947 में लगभग 100 साल तक राज किया उन्होंने, लगभग 100 साल तक। मैं इसलिए बता रहा हूं, शब्द की जो दुनिया है वो शब्द की दुनिया साहित्य की दुनिया तो है, लेकिन साहित्य में भी वो शब्द की दुनिया का विस्तार इस दुनिया से होता है जिसमें हम रहते हैं। जिस दुनिया में हम रहते हैं शब्द पैदा तो वहां होता है, पैदा करने वाले तो वो लोग हैं। साहित्यकार तो शब्द संयोजक होता है, शब्द की सज्जा करता है, शब्द का प्रयोक्ता होता है। वो खुद शब्द सृष्टा नहीं होता है। हमने ये भ्रम पाल रखा है कि साहित्यकार शब्द सृष्टा होता है। वो समाज से शब्द बना तो लेता है, लेकिन वो समाज के लिए जो शब्द है वो तो जिंदगी में से पैदा होता है। ऐसे शब्द क्यों नहीं बनाए रचनाकार ने जिससे हम विज्ञान पैदा कर देते, फिजिक्स पैदा कर देते, केमिस्ट्री पैदा कर देते, बायोलॉजी पैदा कर देते। हमने ये क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारे समाज में वो शब्द था ही नहीं। अगर समाज में वो शब्द होता, अगर ऑक्सीजन होती हमारे यहां, तो हम ऑक्सीजन का क्यों प्रयोग करते? हमको ऑक्सीजन ही लेना पड़ा क्योंकि ऑक्सीजन अंग्रेजी में मौजूद था, हाइड्रोजन अंग्रेजी में मौजूद था। हम हाइड्रोजन यहां लाए, वहीं से लाए, क्योंकि हमारे आदमी ने श्रम ही नहीं किया। हमारे वैज्ञानिक ने तो एक सरल रास्ता अपनाया कि अंग्रेजी पढ़ लो और इनकी नकल कर डालो। इसलिए आप देख लीजिए बड़े बड़े इन्वेंशन, एक दो को छोड़कर, सीवी रमन को छोड़कर, एक दो को छोड़कर, या तो यहां से अमेरिका गए तो उनको नोबेल पुरस्कार मिला, नहीं हमारे यहां रहते तो नहीं मिला। हमारे कहां हुआ? क्योंकि हमने श्रम नहीं किया। अंग्रेजों ने एक आदत बुरी डाली कि श्रम मत करो, जितना श्रम करो वो हमारे लिए करो। ऐसे कानून बना दिए और हम उनको समझ नहीं पाए। समझ इसलिए नहीं पाए कि लॉ जो उन्होंने बनाया वो लॉ, इसलिए गांधी जी का हिंद स्वराज पढ़िए आप। गांधी जी कितनी अदालतों की बुराई करते हैं, कितनी वकीलों की बुराई करते हैं, आप देख लीजिए पूरा। वो कहते हैं ये अदालतें, ये वकील, ये गुलाम बनाने के औजार हैं, ये हमको गुलाम बनाते हैं। एक पूरा अध्याय है वकील पर, अदालतों पर हिंद स्वराज में। एक पूरा अध्याय है डॉक्टर्स पर। ये डॉक्टर्स अनीति का धन कमाते हैं, अनीति का। और इससे, इस चिकित्सा से आदमी बजाय स्वस्थ होने के बीमार होता जाता है। कैसे बीमार होता जाता है? उन्होंने लिखा है, उनसे पूछा, सवाल किया कि कैसे बीमार हो जाता है साहब? कैसे बीमार हो जाता है मैं बताता हूं कि वो पहले आप कहेंगे साहब भूख नहीं लगती, वो एक गोली देगा आपको, फिर आप खूब खाने लगेंगे। ये नहीं कहेगा यार खाए मत, वो डॉक्टर ये नहीं कहेगा ज्यादा मत खाए। अगर आप कम खाएंगे तो बीमारी नहीं पड़ेंगे, इसलिए वो एक गोली देगा, फिर आप खा लेंगे ज्यादा, और फिर कहेंगे डॉक्टर तो है ही, उससे ले आऊंगा, फिर वो आपको 2 गोली देगा। दूसरी बार जब आप जाएंगे, डॉक्टर साहब फिर दर्द चल गया मेरे, तो फिर 2 गोली देगा, फिर 5 गोली देगा। इस तरह से वो दवाई का व्यवसाय बढ़ाता चला जाएगा और अपना व्यवसाय बढ़ाता चला जाएगा। वो कभी आपको स्वस्थ रखने की कोशिश नहीं करेगा। और उनके पास ज्यादा है भी नहीं उस जमाने में। तो अब तो हार्ट पेशेंट को रोजाना लेना पड़ती हैं 2, 3, 4, 5 गोली। ब्लड प्रेशर वाले को रोजाना पड़ती हैं, रोजाना एक से एक नई से नई आ जाती है। और दवाई का जो उद्योग है आप देख लीजिए कितना जबरदस्त है। तो महात्मा गांधी ने लिखा ये जो सारा चिकित्सा पद्धति है, ये सारी चिकित्सा पद्धति आदमी को अनीति की मार्ग की ओर ले जाती है।
आप देख रहे हैं जिस तरह आज तो बिल्कुल नंगा नाच हो गया है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को देख लीजिए, प्राइवेट कॉलेजों को देख लीजिए, मेडिकल कॉलेजों को 1-1 करोड़ फीस दे करके और बच्चा एडमिशन होता है वहां। गांधी जी 1909 में लिख रहे थे और इन सारी बातों को देखकर ही उन्होंने कहा उनका जो हिंद स्वराज है वो इसलिए लोग नहीं पढ़ते कि उसमें जो शब्द है वो शब्द बहुत खतरनाक है। शब्द कितना डेंजरस, कितना खतरनाक हो सकता है। क्यों कि जो सत्य का उद्घाटक शब्द होता है, जो सत्य का उद्घाटन आप न करें तब तो शब्द में कोई चीज नहीं है, आप कहते रहें जो कहें। आप जब सत्य का उद्घाटन करेंगे तभी तो राजा नाराज होगा। सूरमल मिश्रण जब सत्य का उद्घाटन कर रहे थे 1857 में तो बूंदी का राजा उनसे नाराज हो गया था, उनसे लिखवाना बंद कर दिया था, बंद करो इसको। लेकिन उसने तो कहना बंद नहीं किया। टोटे सर का भीतरा घाते ऊपर घास, बारी जय भट झूपड़ा अद्भुतियां आवास। मैं राजा महाराजाओं के इन महलों पर मैं एक जो वीर आदमी है उसके झोंपड़े पर इनको न्यौछावर कर सकता हूं। बारी जय भट झूपड़ा, भट के योद्धा के जो झोंपड़े हैं उनको मैं अद्भुतियां आवास। आप अंदाजा इस शब्द का क्या करेंगे आप? ये शब्द प्रयोग जो किया है वीर सतसई में, और वीर सतसई को जब हम आज पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि स्वाधीनता आंदोलन का कितना बड़ा योद्धा था ये कवि। 1857 में किस तरह से राजाओं को जगा रहा था और राजाओं का गुस्सा मोल ले रहा था, लेकिन लिया उसने। बांकीदास जोधपुर में बैठा हुआ कह रहा था सारे राजाओं से, अरे वो भरतपुर के राजा की नकल करो। 1805 में जब रणजीत सिंह ने अंग्रेजों से युद्ध करते हुए हार नहीं मानी और किले को टूटने नहीं दिया 1805 में, वो लड़ रहा था रणजीत सिंह वहां भरतपुर के किले में, तो बांकीदास ने लिखा जोधपुर में बैठे हुए, तो तुम क्या हो। ये शब्द की ताकत थी। कहा कि भरतपुर की तरफ देखो, वो भरतपुर वाला क्या कर रहा है यहां बैठे हुए। तो शब्द का जो प्रयोग है वो शब्द का प्रयोग कितने तरह से कौन कैसे करता है। कबीर के शब्द का प्रयोग कम खतरनाक है। कबीर ने अपने जमाने में शब्द को बिल्कुल हथियार बना दिया था और ऐसा लगता था कि जैसे ये मुक्ति का अस्त्र बना देगा इसको, और ये लिख भी दिया उन्होंने, सांच कहूं तो मारन धावे झूठे जगपतियाना, साधो देखो जग बोराना। ये लिख सकता है कोई कि हे साधो देखो ये संसार पागल हो गया है, पगला गया है। सांच कहूं तो मारन धावे, सत्य कहता हूं तो मारने दौड़ता है, मॉब लिंचिंग करता है। और झूठे जगपतियाना, और झूठ बोलता हूं तो ये संसार विश्वास करने लगता है। इसका मतलब कबीर ये बतलाते हैं कि कितना झूठ बोला गया है। सच्चाई कहने की कोशिश ही नहीं की गई। आप सच्चाई कहने की कोशिश करेंगे तो मार दिए जाएंगे। इसलिए या तो आपको डर के रहना पड़ेगा, चुपचाप बैठे रहना पड़ेगा। अगर आप बाहर निकले और आपने सच्चाई की तो आपको मार दिया जाएगा। हमारे 4 पत्रकार और लेखक मार ही दिए गए। सत्य बोलने में बड़ा जोर आता है, इसलिए साहित्य में भी और दूसरी चीजों में भी असत्य की खेती खूब हुआ करती है और तटस्थता की खेती खूब होती है। तटस्थ हो जाते हैं लोग, हमें कैसा, हमें लेना देना नहीं है, हमें कुछ भी लेना देना। अरे आपको लेना देना नहीं है, देश में तो आग लगी हुई है और आप कहते हैं हमें लेना देना नहीं है। आपकी क्या भूमिका है फिर? जब स्पेन में सिविल वार हुआ, स्पेन में जब, तो वहां छोटे छोटे लेखक मर गए, उसमें सब फासिज्म के खिलाफ वहां हुआ जब, तो छोटे छोटे लेखकों ने कहा बाद में लिख लेंगे, पहले से युद्ध में चलते हैं, और युद्ध में वो लोग मर गए 20-20 साल की उम्र में। तो दरअसल शब्द का जो मामला है, ये शब्द की जो दुनिया है, हमारा जो समय है, अब आप देख लीजिए हमारे समय में शब्द क्या कर रहा है। इस समय में हमारा समय आज से नहीं है, हमारा समय मैं मानता हूं 1857 से है। 1857 के बाद से जो शब्द प्रयुक्त हुआ है पिछले 100-150 सालों में, वो सारा हमारा समय है, क्योंकि हमारे 70 सालों का निर्माण आजादी के आंदोलन से हुआ है। आजादी के आंदोलन में जो हमारे यहां वैल्यूज सिस्टम आया, जो मूल्य सिस्टम आया, जो मूल्य पद्धति आई जीवन को जीने की, कि हम ऐसी लड़ाई लड़ेंगे और ऐसा हिंदुस्तान बनाएंगे, वो सारा आज मौजूद है। आप इस 70 सालों का मूल्यांकन आप उससे पिछले 100 सालों से करेंगे, क्योंकि कसौटी आज नहीं है आपके पास। ये जो लोकतंत्र बना, ये जो संविधान बना, ये 100 साल की लड़ाई से बना।
अन्यथा इसको कोई बनने देने वाला नहीं था। ये बना ही तब है। तो इसके पीछे जो बड़ी लड़ाई है वो इसलिए हमारा जो समय है वो हमारा समय 1857 से शुरू होता है, जब हम अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा होता है हिंदुस्तान। अब वो कैसे चला, कैसे आगे बढ़ा, वो इतिहास का विषय है। और इतिहास का शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण शब्द होता है, अन्यथा इतिहास को विकृत कर डालेंगे और इतिहास को वैसा ही सांप्रदायिक बना देंगे जो उनके काम में आएगा। जबकि हम जानते हैं कि एक तरफ हकीम खां सूरी थे और एक तरफ मान सिंह थे, लेकिन उसकी जो चाहे जो आप व्याख्या कर सकते हैं। तो शब्द की जो भूमिका है वो शब्द की भूमिका हमारे जो जिस समय में साहित्यकार रहता है उस समय में किस शब्द को वो चुनता है, किस शब्द को देखता है, कहां से लेता है, ये सब जानना जरूरी होता है। मैं ऑस्ट्रेलिया 2012 में अपने बेटे के पास रहा 6 महीने, तो वहां अपने पौत्र को साथ लेकर एक प्ले स्कूल में जाता था। वहां उसके पास लाइब्रेरी थी, उसको उस प्ले स्कूल में 3 घंटे रहना पड़ता था। मेरे सामने संकट यह था कि 3 घंटे में कहां जाऊं, तो लाइब्रेरी थी पास में, बिल्कुल पास में सटी हुई, उस लाइब्रेरी में मैं चला जाता था। मुझे एक किताब मिली डेविड क्रिस्टल की, वर्ड्स वर्ड्स वर्ड्स, ये किताब मिली, वर्ड्स वर्ड्स वर्ड्स। उसने कितना अनुसंधान किया वर्ड्स के लिए, कहां से शब्द कैसे आता है, कैसे वो रूप धारण करता है, कैसे वो बदल जाता है। अंग्रेजों में जो अंग्रेजी के शब्द आए हैं वो कैसे एंग्लो आए, कैसे सेक्शन आए। इस एंग्लो सेक्शन जो जातियां थी जो जर्मनी के आसपास से चलकर इंग्लैंड में आकर बसी, उनके साथ वो शब्द कैसे बना, कैसे आगे उस शब्द ने यात्रा की, कैसे उसमें रूपांतरण हो गया, वो पूरी किताब में यही जिक्र है। एक ही शब्द पर एक चैप्टर, ये शब्द कहां से चला, कैसे चला, कितनों की इसको ताकत मिली और आज ये कहां है। रीजन ऑफ वर्ड्स एक पूरा चैप्टर था, शब्द के अंचल कहां होते हैं। उसने बताया कि लंदन में 350 भाषाएं बोली जाती हैं, लंदन में 350 भाषा और बोलियां बोली जाती हैं। उदयपुर में हो सकता है 100 बोली जाती हैं। हम यहां ऐसा लगाते नहीं हैं। उदयपुर में केवल मेवाड़ी नहीं है, कितनी भाषाएं अब हो गई जब से मेट्रोपॉलिटन हो गई ये सिटी, जब से बाहर के लोग आए हैं, कितनी भाषाओं का। दिल्ली में भी हो सकता है 350 से भी ज्यादा भाषाएं हो। अगर दिल्ली का अध्ययन आप करें तो दिल्ली में 350 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जा रही हैं। इतने ग्रुप्स वहां होंगे। हमारे यहां इस तरह का अध्ययन तो करते नहीं, भाषा में रिसर्च भी करते हैं तो वही दिखावटी रिसर्च। तो इसलिए उस किताब में इतना मन रमा कि 2 महीने तक मैं उसी एक किताब को पढ़ता रहा, नोट्स लेता रहा। और उसने कहा कि हर व्यक्ति जो भाषा बोलता है वो उसकी अपनी बोली होती है। मैं जो अंग्रेजी बोलता हूं वो मेरी अपनी बोली है, मेरा अपना एक्सेंट है, मेरा अपना उच्चारण है, मेरा अपना शब्द प्रयोग का तरीका है। आप मेवाड़ी अगर बोलते हैं तो आप एक व्यक्ति अपनी मेवाड़ी बोलता है, तो लगती है हमको कि हम सबकी मेवाड़ी बोल रहे हैं, लेकिन उसके ध्वनि विन्यास पर कहीं ना कहीं वो अंतर आ जाता है। जैसे आप देख लीजिए, बिहारी जब हिंदी बोलता है तो हमको कैसा लगता है। बिहारी लोग, लालू यादव, ये सारे लोग जब हिंदी बोलते हैं तो हमको अटपटा लगता है। पश्चिमी हिंदी वाले लोगों को अटपटा लगता है कि शब्द का उच्चारण कैसे करते हैं। अंग्रेजी के शब्दों का उच्चारण वो अलग तरीके से करते हैं, हम अलग तरीके से करते हैं। तो वो ये कहता है कि शब्द की जो भूमिका है वो शब्द की भूमिका इस तरह से अपने समय को रिफ्लेक्ट करती है। शब्द कहां कहां से कैसे आ जाते हैं, ये पूरी रिसर्च उन्होंने अंग्रेजी के संदर्भ में। और लोहिया जी ने तो अपने जमाने में लिखा, जो हिंदी का पक्षधर थे बहुत बड़े, वो कहते थे भाई कुल मिलाकर के 2.5 लाख शब्द हैं अंग्रेजी में।
विषय बहुत ही गंभीर और इसकी बहुत ही दूर दराज से और बहुत सी चीजें सामने निकल के आई और कह सकते हैं कि हमारे जो अच्छे बुरे समाज का जो निर्माण हुआ है शब्दों के आधार से हुआ सभी आपके युग संधि द्वारा है सभी लागू किया जाता है तो निश्चित रूप से इसको समझना एक सामने व्यक्ति के लिए बहुत ही कठिन है लेकिन जीवन के साथ में जिस तरह से इसकी व्याख्या की मेरे ख्याल से अब इसके बारे में कोई ऐसी बात बाकी रह गई है। आज हमारे बीच इस बहुत ही महत्वपूर्ण समारोह प्रतिवर्ष हम रविवार महोत्सव की स्मृति में व्याख्यानमाला के रूप में मनाते हैं। आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर जीवन सिंह जी अलवर और बहुत ही आलोचक है और किसी के लिए आलोचक होना बहुत ही बड़ी बात होती है। आलोचक भी हो सकता है जो लीडर हो, जो अच्छी और बुद्धिमान से व्यक्त हो सकता है और दो गुण निश्चित रूप से यहाँ में है। हमें आज की विशिष्ट अतिथि डॉक्टर आईजान सिंह जी गांधी साहब आप हमारी शॉर्ट से पढ़ाने और आपकी लक्ष्मी शांति और शक्ति के प्रति देवी को नमन करते हुए आप सभी के लिए हम सभी के लिए शुभकामना की इच्छा शक्ति रखता हूँ। हिंदी साहित्य के जो आदिकाल महाकाव्य हैं जिसको संस्कृत कहते हैं उनके सर्वांग धन्य रचयिता कविवर चंद्र हृदय को जिन कलम के शुरुआत में पाठकों के बीच बहुत ही लोकप्रिय किया और उसकी साधना में बहुत ही एक अथक प्रयास और साधना के साथ एकल बिगल और हिंदी साहित्य के भोजन मनुष्य माने जाते हैं वो कविराज मोहन सिंह जी के बड़े हस्ताक्षर है और उन्हीं ने हमारे विद्यापीठ में इस अमूल्य ग्रंथ को एक अमूल्य धरोहर के रूप में का कि जब जदू भाई ने कविराज मोहन सिंह से आग्रह किया था कि आपको हमारे विद्यापीठ में आना है और आपको साहित्य के बारे में अपनी एक काफी योगदान देना है तो मैं बात बताऊं कितने एक अपनी रखते थे उन्होंने बताया कि मैं आजूबा लेकिन दो शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि मैं कोई साइकिल और दूसरी चीज पे नहीं आऊंगा, मैं घोड़े के साथ या कभी का होगा और दूसरी बात यह कि मैं जब बैठूंगा काम करने के लिए तो वहां कोई टेबल कुर्सी नहीं होगी, वहां तरीके से गाड़ी होना चाहिए। ये दोनों शर्तें हो तो मैं आगे काम करूंगा। और हमारे धनुभाई का कितना बलपन था और जैसा कि कोई वक्ताओं को बताया कि वो एक साहित्य के प्रति और जो विभजन होते थे उनके प्रति उनका अनुराग समझ सकते किसी पे तो वह तुरंत दोनों शर्तें मान गई और ये काम शुरू करवाया और उसके बाद वो अपना काम शुरू किया। ये वृत्तांत हमें ये बताता है कि सम्मान करने के लिए सम्मान देना और सम्मान लेना दोनों बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जदू भाई हमें एक ऐसे कह सकते हैं कि दूरदर्शी थे कि वो अगर उनके समय का हम पूरा ब्यौरा निकालें तो वो उनका एक तरह से एक टारगेट था कि एक वर्ष में कितने अच्छे साहित्यकार विद्वजन को बुलाना और विद्यापीठ और समाज से जोरदार करवाना, जिसके माध्यम से एक शिक्षा जगत में एक नई बात सामने आए, एक नई चीज विद्यार्थियों को मिले या कि कार्यकर्ताओं को मिले। और वही बात आज हमारा विश्वविद्यालय उत्तर में बहुत कुछ करने की कोशिश करता है।
तभी हम अच्छी प्रोग्रेस कर पाएंगे। भ्रम, माया, नगर, इनका बड़ा एक बहुत बड़ा रिश्ता है। और आपने देशवाद की बात कही तो बहुत ही अच्छी बात है। देशवाद की इस देश को जब हम अधिकार की बात करते हैं तो हुई थी। और आपने बहुत सी बात कठोपनिषद की बताई कि तस्वीर करने का अंतर भी हो, ये सबसे बड़ी बात होती है। और इस सबसे पिता पुत्र के स्वभाव से होता है और एक अपनी मर्यादा को पिता को बताता है। वास्तव में एक बहुत ही प्रेरणास्पद की आपने एक प्रश्न बताया था। शब्दों से निश्चित रूप से ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा आती है और शब्द प्रभावी तभी माने जाते हैं जब मानव सत्य को अंगीकार करे। और जब सत्य हमारे सामने होता है तो हमारी बहुत सी जो समस्याएं हैं, संकट है, वो अपने आप दूर हो जाते हैं। आज आवश्यक इस बात की है कि हम ज्यादा से ज्यादा सत्य करें और जो संचय करते हैं उसकी बात क्या होता है कि संचय और स्वार्थ की बात होती है, वो निश्चित रूप से हमें हमारे जो रास्ते हैं, हमारा जो एक डायरेक्शन है उसके भटकाव की ओर ले जाती है। तो हमें ये बहुत ही हमारी जो स्वार्थपरक जो नेचर है उसको सुधार करना बहुत जरूरी है। और भक्ति काल में आप बहुत सब होता है कि भक्ति करते हैं तो अनेक कभी हमारे सामने रहे, संत रहे हैं, लेकिन 5-4-5 संतों को याद किया जाता है। तो निश्चित रूप से मैं बात करके हम कह सकते हैं कि उनकी वाणी में, उनके शब्दों में बहुत शक्ति रही, उनकी प्रति अपना याद करते हैं। शब्द के माध्यम से राज किया जा सकता है, एक अच्छी बात है, शासन किया जा सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से ये भी तभी किया जा सकता है कि जब हमारे शब्दों में या उस शासन में या उस राज में सत्यता हो। बिना सत्यता के हम लंबे समय में कोई चीज सही हो सकती है। ये भी बहुत चीज सामने आई। मेरा ही मानना है कि बहुत ही जो भी शब्द हैं, शब्द अच्छे बुरे, ग्रहण करने चाहिए नहीं करने चाहिए, ये फैसला हमें लेना है। तो शब्दों को हम बहुत ही गंभीरता से समझे और इसको अपने आत्मसात करके देवत को प्राप्त करें। यदि हम ऐसा करने में सफल होते हैं तो निश्चित रूप से हम हमारे जीवन को, हमारे परिवार को, हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ा सकते हैं। और हमारे 8 ग्रंथों में आपने एक चीज बताई थी कि शायद हम अंग्रेजी से या दूसरे शब्दों से ही हम ज्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं। आपकी विजन है। मैं अपनी बात जरूर कहना चाहूंगा कि आज भी हमारे 8 ग्रंथों में, उपनिषदों में या जितने भी ग्रंथ हैं उसमें इतनी अनेकानेक बातें हैं कि जिनको हमें अभी भी समझने की जरूरत है। अभी भी हम उसको अपनी तरफ समझ नहीं पाए। शब्द आज भी हमारे साहित्य में है, लेकिन आवश्यकता है कि हम उसको भी समझे और उसका सही अर्थ निकालकर हम विज्ञान के क्षेत्र में यूज कर सकते हैं, हम समाज के लिए भी कर सकते हैं और राष्ट्र के लिए भी कर सकते हैं। इन्हीं भावना के साथ मैं राष्ट्र को और टीम को बहुत साधुवाद देता हूँ। आप सभी बधाई, प्रोग्राम को बहुत मदद किया। एक बार आपका आभार। सत्य है जय जय।